नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये दृष्टि आईएएस के बुक से जो हम लोग साइंस का एमसीक्यू कर रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो है। इसका प्रीवियस वीडियो आप जाकर जरूर देखिए। दृष्टि आईएएस साइंस एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ज़रूर देखना उसको। और आज जो मैंने टेस्ट अपलोड किया था प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए, उसको अगर आपने नहीं किया है तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ा चांस आप छोड़ रहे हैं अपने लिए। उसके 150 क्वेश्चंस जो है ना वो बेहतरीन क्वेश्चंस के सेट हैं, यकीन मानो बहुत ही बेहतरीन है। मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, लेकिन ये 150 क्वेश्चंस ज़रूर जाके करना। नया सेट आया है, नए करंट अफेयर वगैरह से नया एमसीक्यू सब कुछ है और टफ क्वेश्चंस के सेट हैं। इसमें आपको 90+ भी आ रहा है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ओके। और करंट अफेयर को अभी मैंने इसलिए रोक दिया है, करंट अफेयर अभी मैंने रोक दिया है वीडियो बनाना, क्योंकि देखो एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं हो पा रहा है। फिर से सारा करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार मैं एक ही वीडियो डालूंगा, आपको भी इरिटेशन होगी, है ना। तो क्या करूंगा ना, जब एक बार करंट अफेयर हम तब पूरा कर लेंगे, जैसे एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा उस हिसाब से फिर हम लोग करंट अफेयर करेंगे। अब मान लो अक्टूबर में एग्ज़ाम का डेट आता है और हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे पिछले साल के जून जुलाई का, है ना, जून जुलाई का, तो वो इरेलीवेंट हो जाता है ना, फिर उसको फिर से आपको पढ़ना पड़ जाएगा दोबारा। तो इसलिए एक बार एग्ज़ाम का डेट आ जाने दो, फिर हम करंट अफेयर को फिर से शुरू करेंगे। और मैं जो सोच रहा हूँ, बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझे मैसेज करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाने की सोच रहा हूँ। अगर आपको भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, तभी मैं शुरू करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब दिक्कत होगी तब तो मैं उस चीज़ को शुरू करने की कोशिश करूँगा ना, है ना। तो आप मुझे बताइए, मैंने चैनल पर भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है कि इकोनॉमिक्स में किसको किसको दिक्कत होती है। बिना शर्म लाज त्याग के यार, सब एक ही जैसे हैं, हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब कुछ हैं। तो एक को अगर दिक्कत आती है तो आप अपनी दिक्कत जब तक बताएंगे नहीं मुझे, तब तक मुझे नहीं पता होता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो किस लेवल की तैयारी कर रहा है और उसका अभी क्या स्थिति है ना। तो आप मुझे ज़रूर बताइए अपने तैयारी के बारे में, अपने जो भी दिक्कतें आती हैं उसके बारे में। प्राइवेटली बताना चाहते हैं तो मैं डिटेल भी दे देता हूँ, वहाँ भी बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु एटम का भाग नहीं है? परमाणु का भाग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही है, फोटोन भाग नहीं होता उसका। पहले का आंसर डी हो जाएगा। ओके। अगला है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किससे मिलता है? किस में मिलता है ये पूछा है आपसे। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्वों में मिलता है एक ही प्रकार का परमाणु। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बड़ा ही कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। देखो खुद ही क्या बोला है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है ना। इसमें से कोई सा भी आंसर हो सकता था, लेकिन प्राकृतिक तत्व इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? रदरफोर्ड ने खोजा था। आपको पता होगा इसका। रदरफोर्ड ने गोल्ड का प्लेट लिया, उस पर अल्फा कण की बम्बार्डिंग करवाई थी, तो सारे अल्फा कण जो हैं वो गोल्ड को पार कर गए थे, गोल्ड प्लेट को। कुछ अल्फा कण जो थे वो रिटर्न आ गए थे। उसने क्या बोला कि परमाणु जो ये होते हैं उसमें कुछ परमाणु होते हैं, और इसी ने खोज किया था कि परमाणु के अंदर जो होता है वो नाभिक होता है, जहाँ से अल्फा कण टकरा के वापस आ जा रही है। ओके, तो रदरफोर्ड ही है। चौथा है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होगी? वर्धित होगी, घटेगी, वैसी ही रहेगी, बढ़ती या घटती रहेगी? दो परमाणु के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तब की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घट जाती है। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है कौन? तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो उसके रासायनिक गुण को तय करता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा? परमाणु भार के बराबर होता है। ओके। अगला है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? ऐसा कौन होता है? तो ऐसा होता है NH4Cl में, जिसमें आयनी बंधन भी होते हैं और सहसंयोजक भी होते हैं और उप सहसंयोजक बंधन भी होते हैं। ओके। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण से हो जाता है? तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण से। देखो होता क्या है, पेड़ पौधों में क्या होती हैं? सेलुलोज होते हैं। तो सेलुलोज का ही कागज़ भी बना होता है ना, पेड़ से ही तो बनता है ना कागज़। तो सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, इस कारण से उसका रंग भूरा पड़ जाता है पेज का। कार्बन के 6.03 × 10⁻22 परमाणु का भार कितना होता है? तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा सी, 1.2 ग्राम के बराबर। ओके। K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या पूछा है आपको निकल का, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 0 है इसका ऑक्सीकरण संख्या। ओके।
अगले चैप्टर पर चलते हैं अब हम लोग। अगला चैप्टर है, उसके भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा, थोड़ा सा ब्लर होती, बुक में ही था, मैंने नहीं किया है, बुक में ही बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ ब्लर है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो ऐसे परिवर्तन जिसको हम फिर से रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पानी को बर्फ़ जमाना और फिर क्या करना, फिर बर्फ़ को केस में बदल देना, तो पानी में। तो ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना जो है ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ओके। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प से भी जल बना सकते हो आप। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ब्लर है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके। अगला है, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बर्फ का गलना और नीचे दिए गए और दुग्ध स्कंदन, नीचे दिए गए प्रयोग का सही चुनना है आपको। तो केवल और केवल जो 3 हैं, दुग्ध का स्कंदन जो है यही केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी बर्फ़ का गलना तभी मैंने बताया फिजिकल चेंज के उदाहरण होते हैं, और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण जो होता है, नमक का क्रिस्टल जो बन जाता है छोटा छोटा, ये भी भौतिक परिवर्तन ही होता है। ओके। अगला है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो 5 का आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा बी, उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। छठा है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा, लोहे का भार जो है यहाँ पर दिया हुआ है बढ़ता है। ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, आर्द्रता के कारण क्या हो जाता है, लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ फेरस ऑक्साइड बना लेता है। ओके। तो इसीलिए लोहे का भार जंग लगने पर बढ़ जाता है। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है, तो अभी फिर से रिपीट हो गया, और ये एसएससी में पूछा था और बीपीएससी में भी पूछा है ये एक बार। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण भूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये पूछा है आपसे। कागज़ का जलना, भोजन का पकना, पानी का भाप में बदलना, कोयले का जलना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबने कर लिया होगा, पानी का भाप में बदलना। शुष्क सेल, ड्राई सेल, निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है। ड्राई सेल जो होता है उसमें विद्युत अपघटक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेल वगैरह आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बहुत ही आसान होते हैं। ड्राई सेल होते हैं या और जो अलग अलग सेल्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए। और ये चीज़ आपको पूछता है कई बार बीपीएससी में, जल्दी नहीं पूछता है, वैसे पूछा है, कभी कभी पूछा है इसने सेल वगैरह से क्वेश्चन। तो 9 का आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो होता है यही विद्युत अपघटक के रूप में काम करता है ड्राई सेल में। ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते 10 नंबर पर। कथन दिया हुआ, एक शुष्क सेल अवशोषित नहीं की जा सकती, एक शुष्क सेल अब से आवेशित नहीं की जा सकती, ब्लर था इसलिए पढ़ नहीं पाता था, आवेशित नहीं की जा सकती, ऐसा हो सकता है क्या, एक शुष्क सेल को आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगला दिया हुआ है कि शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय नहीं होती है, ये आर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। 10 का आंसर सी हो जाएगा। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है जो कि इसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, सेल का मुख्य काम यही होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है किस, तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा, जो कार में सेल लगा होता है उसमें विद्युत अपघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक यानी कि सेवर आदि साधनों सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रोड और कैथोड जो होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोड के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, किसमें टॉर्च लाइट, विद्युत सूरक और आदि साधनों में इलेक्ट्रोड के रूप में। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, निकल और कैडमियम जो है इनका उपयोग किया जाता है। अगले चैप्टर पर चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, और ये अम्ल क्षार लवण का चैप्टर है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, है ना, हर साल ही लगभग एक क्वेश्चन अम्ल क्षार लवण से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा, किसको किसको मिलाकर, एक्वारेजिया जो स्वर्णकार वगैरह यूज करते हैं वो किसको किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो उसमें क्या सब होता है, उसमें नाइट्रिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं स्वर्णकार एक्वारेजिया बनाने के लिए। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है,
तो पीएच क्या होता है, एक्चुअली में हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, उसी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है, इसके आधार पर हमने एक स्केल बनाया हुआ है, उसमें 7 को बीच में रख दिया है, और इसी के आधार पर हम लोग मापते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, या उदासीन है। तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन किया जाता है इसी पर। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच क्या होगा, तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी दिया है। और इसमें क्या है, देखो नीले को, लाल को क्या कर रहा है, लाल लिटमस है, रेड है हमारे पास, उसको ब्लू बना दे रहा है, नीला बना दे रहा है। तो ये कौन करता है, तो ये बेस करता है ना, क्षार जो है वो करता है। और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, इसमें 7 से पीएच मान ज़्यादा वाला एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और अगर नीला को लाल कौन करता है, तो एसिड करता है। ओके, इसको ज़रूर ध्यान में रखना, नीले लिटमस को लाल कर देता है एसिड। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। और अगला है कि पानी को विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा, दोनों ही सही है और स्पष्टीकरण भी है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है, एक ऑक्सीकारक है, एक क्षारीय प्रकृति का है, एक अपापचयक है, एक अम्लीय प्रकृति का है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा बनता है उसकी बात कर रहा है। निम्नलिखित किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, तो छठे का क्या आंसर हो जाएगा, छठे का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें क्या है, HCl ही तो है, तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ गया। नीला थोथा क्या होता है, 7 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट नीला थोथा होता है। खाने का सोडा कौन सा होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, 8 का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, धावन सोडा का पूछ रहा है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा, 9 का हो जाएगा Na2CO3। Na2CO3 जो होता है ये धोने के सोडे का सूत्र होता है। अगला है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में माना जाता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अगला है कि अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। अगला है कि विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, विरंजक चूर्ण जो होता है उसका उत्पादन। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा, 10 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। पहला कैसे सही हो जाएगा, अभी हमने देखा कि जो ये है कौन सा सोडियम कार्बोनेट है, ये तो आपको धोने वाला सोडा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का आंसर बी हो जाएगा। खाने का नमक किससे बनता है, तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है ना। इसमें HCl प्लस क्या बनाते हैं NaOH, तो क्या बन जाता है NaCl प्लस H2O, है ना, H2O प्लस H2O, वाटर निकलता है। जब भी अम्ल क्षार को बनाते हैं, मिलाते हैं हम, तो नमक बनता है, सॉल्ट बनता है, कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है सॉल्ट, और प्लस वाटर बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 का आंसर हो जाएगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। निम्न से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसको आप लोग पढ़ के करना, वीडियो पॉज करके करना, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जाता हूँ आंसर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, अगला है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा, 13 का हो जाएगा ए, जल में अधिक विलेय होता है। ये कथन विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है और ये BPSC का क्वेश्चन है 1994 का। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है, 14 का बहुत ही आसान आंसर है CO2 गैस जो होता है उसी के कारण बुलबुले बनते हैं। रासायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 15 का क्या आंसर हो जाएगा H2SO4 है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इसका रासायनिक उद्योग वगैरह में, इसके बिना तो काम चलता ही नहीं है H2SO4 के कारण। ओके, अगले चैप्टर पर चलते हैं, देखते हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें है धातु निष्कर्षण और मिश्र धातु से क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन देखो BPSC का है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सबको पता होगा, पहले का आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। अगला है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, नहीं तो क्या होगा, सोडियम जल जाएगा। धातु सोडियम वायु प्रवाह होने पर गल जाती है, तो दूसरे का क्या आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा CA सही है, परंतु R गलत है, गलती नहीं, जल जाती है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा 24 कैरेट का होता है। निम्न धातुओं से कौन सामान्य ताप पर द्रव है,
तो धातु एकमात्र ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में रहता है, वो है पारा Hg, जिसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। ओके, चौथे का आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो 5 का कैंसर हो जाएगा बी, लेड। लेड जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके? तो एल्यूमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, लोहे के। तो छठा का कैंसर हो जाएगा बी, तांबे के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या है? तो 7वां का कैंसर सबको पता होगा, इसका हो जाएगा हेमाटाइट। सूची दिया हुआ है उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु, उष्मा का न्यूनतम सुचालक। तो इसका आंसर देना है आपको मैच करके। तो इसको मैच करते हैं हम लोग। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक, तो विद्युत जैसे ही सर्वोत्तम सुचालक आएगा तो चांदी को मार देना। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो एल्यूमिनियम ही ऐसा धातु है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला है सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने योग्य धातु कौन सी होती है? तो ऐसी होती है सोना, स्वर्ण। स्वर्ण को जितना चाहे पीट लो, जितना चाहे बढ़ा लो। उष्मा का न्यूनतम सुचालक कौन होता है? तो सीसा। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी डाला था यूट्यूब पर, तो वहाँ पर भी आपने किया होगा। इसको ऐसे ही मैच करना है। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग निम्न से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर दिया हुआ है इस बुक में डी। ओके, निम्न से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर सभी को अभी बताया मैंने, चांदी। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज प्रयोग होता है? 10 का कैंसर हो जाएगा बॉक्साइट। टांका एक मिश्र धातु है, किसका? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, टीन और शीशे का है टांका। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्न से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो 12 का कैंसर हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा डी, तांबा जो है ये विशुद्ध धातु है। बाकी स्टील, ब्रॉन्ज और पीतल ये तीनों का तीनों ही मिश्र धातु हैं। जस्तेदार लोहे के चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उन पर निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जस्तेदार जो लोहा होता है उन पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है जिसके कारण से वो जंग से बचा हुआ रहता है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, यसद। यसद का लेप लगाया जाता है जस्तेदार लोहे पर। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना। किसका निक्षेपण होगा उस पर? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होगा उसके ऊपर, इसीलिए उसको एनोडीकृत भी रहता है। एनोड पर जाके सारे जमा होते हैं ना, तो इसीलिए उस पर सारे निक्षेप जमा हो जाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाएगी उसके ऊपर। अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला कौन सा है हमारा? चलो जो भी है, पानी का शुद्धतम रूप वगैरह सब। इस चैप्टर का नाम है कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व और यौगिक। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ये पूछा है आपसे। नल का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी और आश्रित पानी। तो पहले का क्या आंसर हो जाएगा? आश्रित पानी जो होता है वो शुद्धतम रूप होता है वर्षा का, पानी का। किसका? पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो आश्रित पानी। पानी आयनिक लवणियों का सुविलायक है क्योंकि आयनिक लवण जो होते हैं वो इसमें बहुत अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। क्यों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन टाइप का क्वेश्चन है आईएएस का। तो उनका द्विध्रुवन आघूर्ण अधिक होता है। बड़ा ही खराब हिंदी दिया हुआ है, इसका इंग्लिश दिया हुआ रहता है तो मैं स्पष्ट रूप से बता देता। उसका द्विध्रुवन आघूर्ण जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए ये लवण जो होते हैं वो आसानी से इसमें घुल जाते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तीसरे का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए। डालडा की बात करें, वनस्पति घी उसी को कहा जाता है। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? तो चौथे का क्या आंसर हो जाता है? कुछ नहीं बनता है, H2O बनता है, इसीलिए इसको एक रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर देखा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? विमंदक भी और प्रशीतक भी। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? भारी जल, D2O जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। माइका डैश है, क्या है माइका? छठे का आंसर हो जाएगा उष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है माइका। जो अब्रक वगैरह होते हैं उनकी बात कर रहा है, और जो कुचालक होता है इसीलिए इसका बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी वाले उद्योग में इसका यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? अभी हमने किया था बॉक्साइट। सूची को मैच करना है। भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, वल्कीकरण। ओके, और इसको मैच करना है। तो भंजन किस में होता है? एक का क्या आंसर हो जाएगा? एक हो जाएगा पेट्रोलियम।
प्रगलन किस में होता है? तो प्रगलन के द्वारा ताम्र में होता है। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा बनता है, हाइड्रोजन गैस का यूज करके अभी हमने पढ़ा। और वल्कनीकरण से रबर बनता है। तो ये चारों इसके बनने के मैच हो गए। ए का 3 और ये बी आंसर से मैच कर रहा है, बी। ओके, अगला है कि हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। आपको बताना इसमें से कौन किससे बनता है। तो हीरे का हम किससे मैच करेंगे? तो कार्बन से मैच करेंगे। संगमरमर का किससे मैच करेंगे? तो कैल्शियम से मैच करेंगे। ये सभी अपरूप होते हैं एक दूसरे के, है ना। और बालू तो सिलिकॉन से मैच कर देंगे। माणिक्य तो एल्यूमिनियम से मैच कर देंगे। तो ए का 4, उसके बाद से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से भी हल्का, तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? सोडियम। सोडियम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है उसका मिश्र धातु बना के बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है हवाई जहाज इन सब में। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का भी होता है और मजबूत भी होता है। ये क्वालिटी सब में नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है हवाई जहाज वगैरह के निर्माण में। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, क्रोमियम का यूज किया जाता है। क्रोमियम मिक्स करके जो होता है जंग रहित लोहा बनाया जाता है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? 13 का आंसर हो जाएगा हीलियम। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में प्रयोग की जाने वाली गैसें कौन सी हैं? 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम मिला के ले जाते हैं वो लोग, जिसमें वो लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं। गोताखोरों के लिए इसका यूज किया जाता है सिलेंडर में। अगला है अश्रु गैस है कौन सी है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ए, अमोनिया। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है? 16 का क्या आंसर हो जाएगा? 16 का हो जाएगा फ्लोरीन होती है। हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी होती है? तो फ्लोरीन होती है। इसको जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्लोरीन। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो 18 का आंसर सबको पता होगा। इससे जलीय विलयन में लाल निटमस नीला हो जाता है, यही इसका सबसे अलग गुण है। 18 का आंसर डी हो जाएगा। सीसा क्या है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? अतिशीतित द्रव पदार्थ है। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। इसमें करीब में आपको 75 करीब में क्वेश्चंस मिले हैं। यकीन मानना इन 75 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आप लोग बार बार। जो मैं दृष्टि का प्लेलिस्ट दिया है ना मैंने बना के साइंस का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। घटना चक्र में इस तरह के क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर बार बार रिपीट करना और मुझे कमेंट करके बताना या चैनल पे आके बता देना या मैसेज करके बताना आपको इकोनॉमिक्स में दिक्कत होती है, किसी चैप्टर स्पेसिफिक में दिक्कत होती है या नहीं होती है। तो मैं उस हिसाब से पढ़ाना शुरू करूँगा इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू सो मच।